हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। इससे पहले हमने 2.1, 2.2 में ऐसे सवाल सीखे हैं, उनका ही विस्तारित रूप है ये प्रश्नावली 2.3। तो देखते हैं पहला सवाल है हमारा, कह रहा है प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित में किसका मान शून्य नहीं है। तो ये देखो, हमें जो है इसमें देखना है कि ये किसका मान शून्य नहीं है। एक विकल्प टाइप क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी हमें सबको सॉल्व करके देखना है। तो देखते हैं भाई, ये कह रहा है प्रश्न नंबर हमारा 1, कह रहा है अधोलिखित में किसका मान शून्य नहीं है। ठीक है, ये नहीं देखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, एकदम से पढ़ लेते हैं कि किसका मान शून्य है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको नहीं देखना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मोड़ है। ये जो लिख रहा है हमारा कि किसका मान शून्य नहीं है, तो वो वाला हमें विकल्प देखना है जिसका मान शून्य नहीं है। तो देखते हैं भाई, ए ऑप्शन दे रखा हमारा 2 + 10। तो 2 + 10, यदि हम इसे जोड़ें तो 2 + 10 बराबर कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12। इसी प्रकार अगर हम ये देखें तो देखो, ध्यान रखना, यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, और अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका मान भी 0 आता है। ठीक है, और देखो ये आ जाएगा हमारा, तो 0 से 0 ये आ जाएगा हमारा, 0 आ गया। फिर देखो, किसी भी संख्या से यदि हम 0 को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका मान भी शून्य ही होता है। तो इसलिए ये वाला मान भी हमारा शून्य आ गया। अब देखते हैं ये डी ऑप्शन। डी में क्या है हमारा? 5 है। 5 में से 5 यदि हम घटाएंगे, 5 - 5, देखो जब एक सी संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। मान लो x में से x घटाया तो इसका मान भी क्या होगा? शून्य ही होगा। अब 5 में से जब हम 5 घटा रहे हैं तो इसका मान क्या होगा? शून्य। और शून्य बटे में क्या आ जाएगा? 2। देखो इसी कंडीशन की सवाल आ गया ये। फिर 0/3 है, तो यदि हम 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान शून्य होता है। इसी प्रकार हम देखो 2 से 0 को अगर भाग कर रहे हैं तो इसका मान भी क्या हो गया? शून्य हो गया। तो देखो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन का अधोलिखित में किसका मान शून्य नहीं है। तो ये भी शून्य आ गया, ये भी शून्य आ गया, ये भी शून्य आ गया, तो ये वाला हमारा शून्य नहीं है। इस प्रकार ये वाला हमारा आंसर सही है। हाँ, तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2, कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो प्रश्न किन 2 प्रकार से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। क्या आ रहा है? शून्य। तो 2 प्रकार से हमें क्वेश्चन को बताना है। तो देखते हैं भाई, मान लीजिए कोई 2 पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल क्या आना है? शून्य आना है। ठीक है, तो देखो माना, हल देखो इसका हल, यह माना 2 पूर्ण संख्याएं या 2 पूर्णांक, 2 पूर्ण संख्याएं, या फिर माना पूर्ण संख्याएं। देखो माना 2 पूर्ण संख्याएं, माना 2 पूर्ण संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y है। 2 पूर्ण संख्याएं हैं हमारी x और y। ठीक है, अब इन्हें हमें ऐसे करना है कि इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मान लो ये x, y 2 संख्याएं हैं और इनका गुणनफल x, y बराबर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यदि हमने x बराबर 1 मान लिया और y बराबर 0 मान लिया, तो इसका मान 1 × 0 बराबर 0 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो देखो पूर्ण संख्या 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है और ये 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है। यदि हम x का मान 0 माने और y का मान, या फिर इनके साथ कोई और संख्या भी ले सकते हैं हम, x का मान अगर हमने 0 मान लिया और y का मान अगर 2 मान लिया, क्योंकि ये सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, तो ये आ जाएगा 0 गुणा 2 बराबर 0 आ गया। शर्त ये है हमारी सवाल की कि संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये क्या आ जाता है, शून्य। एक प्रकार देखो, एक फर्स्ट प्रकार ये चल रहा है, सेकंड प्रकार ये चल रहा है, ठीक है। यदि हम इसमें x का मान 0 लगाएं और y का मान भी 0 लगा दें, तब भी हमारा गुणनफल क्या आएगा, शून्य ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो दो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें से या तो दोनों ही शून्य होना अनिवार्य है, या फिर कम से कम एक संख्या तो शून्य होना जरूरी है, क्योंकि सवाल की जो शर्त है वो उनका गुणनफल क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल देखो, एक ये और एक ये, इस प्रकार हमारा सवाल क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। यह है प्रश्न संख्या 3। पहले इसे पढ़ें, समझें, फिर करें। देखो ये कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो ये है हमारा सवाल। सवाल की शर्त पढ़ो पहले। कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक संख्या या दोनों ही संख्या 1 के बराबर हैं। यानी जो संख्या दे रखी हैं वो दोनों संख्या या फिर एक संख्या 1 के बराबर है या नहीं है, ये शर्त है हमारी। और सवाल में ये दे रहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। देखते हैं सवाल, हल देखते हैं भाई। इसका हल है हमारा, माना बिल्कुल सेम सवाल जो पहले सवाल था उसमें क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, 0 था। इसमें क्या है, 1 है। उसमें संख्याएं 0 के बराबर थी और इसमें संख्याएं 1 के बराबर हैं। सवाल बिल्कुल सेम है। माना दो पूर्ण संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। दो संख्याएं हमने मान ली, x और y, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, पूर्ण हैं। अब हमारा जो आना चाहिए वो गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो दो संख्याएं हमारी, ये है x, y, और शर्त ये है कि x, y जो है वो 1 आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो मानते हैं हम, मान लीजिए पहली संख्या हमने 0 मान ली और दूसरी संख्या हमने 1 मान ली। कितनी मान ली, पहली संख्या 0 मानी हमने और दूसरी संख्या कितनी मानी, 1 मानी। यदि हम इन दोनों का मतलब इन दोनों की गुणा करते हैं तो देखो 0 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे सवाल में जो दे रखा है संख्याओं का गुणनफल 1 है। शर्त दे रखी है इस सवाल में संख्याओं का गुणनफल 1 है, लेकिन हमारा क्या आया, 0। तो ये बात हमारी सत्य नहीं है। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 1 मान लें और y बराबर 0 मान लें, तब देखते हैं तो 1 गुणा 0 बराबर 0, इसका मतलब ये भी 0 है। तो ये वाली शर्त हमारी यहाँ पे भी खत्म हो जाती है। यदि हम x बराबर 1 मान लें और y बराबर 2 मान लें, तो 1 गुणा 2 बराबर 2, क्योंकि 2 ही का ना 2। लेकिन शर्त क्या है हमारी, शर्त ये वाली फॉलो करनी है हमें, क्योंकि x गुणा y
इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में 0 0 2। यदि हम इस प्रकार इस सवाल को और अगर आगे बढ़ाएं तो हम x की जगह हम 2 रख सकते हैं और y की जगह हम और कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ये अगर संख्याएं हमारी ये हैं, इन शर्त क्या है हमारी, जो है हमारा मान जो है गुणनफल 1 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यदि हमने x बराबर 1 रख दिया और y बराबर 1 रख दिया तो इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो 1 गुणा 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारी शर्त यहाँ पे क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। क्योंकि कहने का मतलब ये था इसका सवाल का, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना 1 है तो देखो इन दोनों का, देखो एक भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल हमने करा तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब सवाल में आगे क्या कहता है कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। कम से कम एक संख्या तो 1 के बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों 1 के बराबर हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक संख्या तो 1 होनी ही चाहिए, ये हमारे सवाल की शर्त है। तो इस प्रकार लिख देंगे हम, अतः x बराबर 1 y बराबर 1, ठीक है, दोनों ही, हाँ x बराबर 1 y बराबर 1, दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर हैं, 1 के बराबर हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन देखो इस सवाल को पुनः दोबारा समझें, सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी सवाल है, परीक्षा में आने वाला सवाल है। तो एक बार पुनः इस सवाल का देखें, पुनः एक बार नज़र मारें इस सवाल पे, समझें। देखो ये कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो हल करते हैं हम इस सवाल को। हमने 2 संख्याएं मानी x और y। देखो माना 2 पूर्ण संख्याएं x तथा y हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से होती हैं भाई, तो देखो 0 से अनंत तक की जो भी हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो x, y, शर्त सवाल की ये थी कि x y का गुणनफल जो है वो 1 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने x बराबर 0 और एक शर्त और है कि कम से कम एक संख्या तो 1 होना ही चाहिए। तो हमने पहली संख्या 0 मानी, दूसरी संख्या 1 मान ली। यदि इन दोनों को गुणनफल किया 0 आ गया। इसी प्रकार हमने x बराबर 1 माना, y बराबर 0, इन दोनों का गुणनफल किया तो ये भी 0 आ गया। इस प्रकार हम देखो यदि हमने एक संख्या 1 मान ली और अदर संख्या और कोई मानी 2 मान ली, क्योंकि शर्त ये है कि एक संख्या को तो हमें 1 मानना ही है, तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल करें तो 2 आना है। इसी प्रकार x बराबर 1 y बराबर 3 मान के देखा तो 6, मतलब कितना 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, क्योंकि ये 3 ही का ना 3 आ गया। सही है। अब देखो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो 1 से 1 की गुणा करती तो 1, यहाँ पे हमारी शर्त क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। क्योंकि सवाल जो कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1 है, और कम से कम एक संख्या या दोनों संख्याएं कितना 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार x बराबर 1 y बराबर 1 का गुणनफल करा 1 आ गया। तो अतः x बराबर 1 y बराबर 1 दोनों पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होती हैं। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। हाँ, तो देखते हैं, ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। देखो ये कह रहा है वितरण विधि से गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण विधि क्या है ये समझो। ठीक है, ये संख्या हमारी लिख रही है 102 संख्या। ठीक है, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। वितरण विधि का मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं उन्हें हम आसान तरीके से जोड़ के और गुणा कर लें, इसी विधि को क्या वितरण विधि में आ जाती है। देखो ये है
728 गुणा 102, इसे हमें गुणा करना है भाई। देखो ये हमारा 728 गुणा 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2। देखो समझो, पहले सवाल को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा लिख रहा है 728 गुणा 102, ठीक है। तो 728 ये आ गया। पहले ये देख लेंगे छोटी संख्या में कोई कॉम्बिनेशन बनना है या नहीं बनना है अभी। तो 728 ये आ गया, गुणा ये आ गया, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है। 100 + 2, यदि 100 में 2 जोड़ दें तब भी 102 ही हो रहा है, इसमें कोई अंतर तो है नहीं, क्योंकि ये 102 और ये 102, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम कर लेंगे तो हमारी जो गुणा है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। देखते हैं कैसे। यदि हम 728 को 100 से गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारा 728 और ये 1 2 2 0 आ जाएंगे प्लस। अब 728 की गुणा कितने 2 से कर दें हम, तो देखो 2 से कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 16 का 6 आ गया, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5 आ गया, और 7 दूनी 14, यानी ये आ जाएगा हमारा 1456, ठीक है। एक बार पुनः देखें गुणा, देखो 2 से कर रहे हैं हम 728 को, देखो 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 7 दूनी 14, और 728 से हमने 100 की गुणा करेंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। इनको हम देखो जोड़ दें, जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ो, देखो 6 और 0 कितना आ गया 6 आ गया, 5 और 0 5 आ गया, और 4 और 8 कितने हो गए 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, ये है हमारा 1 हासिल का 2 और 2 4 हो गए, और ये आ जाएगा हमारा 7, कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारा आ जाएगा हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 74,256 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखें, इसमें गुणा या जोड़ घटा में गलती ना करें, ठीक है। देखो इसमें आ जाएगा, अगला सवाल है हमारा, ये है 4,537, 4,537 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं, देखो 1 2 3, यानी 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1001 है, इसे प्लस कर दिया तो ये भी 1001 ही होगा। अब इसे हम देखो गुणा कर रहे हैं भाई, सबसे पहले ये देख लें 1 2 3, 3 0 हैं, कितने हैं तो 3 0 हैं, तो इसमें गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे 3 0 लग जाएंगे भाई, ठीक है। देखो ये आ जाएगा हमारा 45 37 1 2 3, 1 2 3 0 ये हो गए, प्लस 1 से गुणा किसी भी संख्या की कर दें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वही संख्या रहती है भाई। तो देखो 1 से इसकी गुणा कर रहे हैं, ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये 3 और ये 5 और ये 4 आ गया, ये आ जाएगा, ठीक। इसे अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर उपलब्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो जोड़ते हैं 7 0 0 तो 7 आ जाएगा भाई, ठीक। 3 0 3 आ जाएगा ये, 5 0 5 आ जाएगा ये, 4 और 7 7 4 11, 11 का 1 आ गया, हासिल लगा हमारा 1 हो गया, ठीक है। 7 4 11 हासिल लगा 1, तो ये 4 आ जाएगा भाई, ये आ गया हमारा, और ये 5 आ गया, और ये 4 आ गया, 45 41 537 ये हमारा आंसर है, ठीक है। 45 41 537 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो अगला सवाल अगर हम देखें, ये है 624 गुणा 25, 624 गुणा 25। इस सवाल को हमें क्या करना है, 624 ये ऐसी रन दो, गुणा 25 को हम लिख सकते हैं 20 + 5, कितना लिख सकते हैं 20 + 5 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसे देखो गुणा करें हम तो ये 0 तो 1 आ जाएगा, 2 से करो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये आ जाएगा, प्लस आगे इसकी गुणा 5 से कर दें तो ये आ जाएगा, देखो 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा 2, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 अंक 30 और 1 31। यदि हम इसे जोड़ दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। देखो 0 0 0 आ गया,
2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1 आ गया हासिल का। तो 1 और 4 कितने हो गए 5 और 1 हासिल का 6 हो गए। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। अब कोई संख्या नहीं, एक ही बची तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो एक सवाल और है इसमें, अभी वो और देख लें। इसका सी खंड है, देखें क्या लिख रहा है ये डी है हमारा। तो देखते हैं इसे 2 कंडीशन से इस सवाल को हम कर सकते हैं भाई। देखो कैसे, क्योंकि ये भी है, इसे हम 30 + 5 लिख सकते हैं या फिर इसे लिख दें, कोई सा भी आप कर सकते हैं। आप बड़ी संख्या है तो इसे लिख लेते हैं। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 600 + 4 लिख सकते हैं, गुणा 35 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अगर हमने ऐसे लिख दिया तब भी हो जाएगा, या फिर 30 + 5 कर देते तो भी हो जाता ये सवाल हमारा। देखो 600 से इसकी गुणा कर रहे हैं भाई 35 की, तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे पहले, क्योंकि 2 जीरो लगे हुए हैं। अब 6 से 35 की कर दो। देखो 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, और 6 तिया 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 18 और 3 21 प्लस, अब 4 से 35 की गुणा करें भाई। देखो 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए 14, ये आ रहा है हमारा 140। एक बार पुनः और देखें। देखो ऐसे 600 + 4 लिख सकते हैं, गुणा 35 कर दिया। अभी हम ये 600 से 35 की गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो तो ये आ गए। 6 पंजे 30 का 0 आ गया, हासिल लगा 3, और 6 तिया 18 और 3 21 ये आ गया, प्लस ये हमारा, और 4 से कर रहे हैं। देखो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा कितना 2, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, और 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए 14। अब इसे हम जोड़ दें, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो 0 0 0 आ गया, 4 0 4 आ गया, और 1 1 आ गया ये, और ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये हमारा प्रश्न संख्या 5, ये 5 प्रश्न संख्या हमारी कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और 2 और प्रतिरूप बनाइए। सवाल को पहले समझें। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए और 2 प्रतिरूप और बनाइए। पहला प्रतिरूप हमारा ये दे रखा है, देखो ये हमारा 1 से हमने 8 की गुणा करी और 1 ही इसमें क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो 8 से 1 करो, 8 ही का ना 8 और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखो ये आ गया हमारा 1 यहाँ था, अब 1 इकाई और बढ़ी 2 हो गया है। कितना हो गया, 1 तो ये है ही ऑलरेडी, दूसरा क्या कर दिया 2 आ गया, और ये 8 और यहाँ पे 1 जुड़ा, यहाँ पे 2, यानी जो संख्या यहाँ बढ़ेगी वही संख्या यहाँ जुड़ेगी। देखो अब क्या करते हैं, 12 8 96, 96 2 कितना हो गया 98। इसी प्रकार देखो अब यहाँ पे कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 बढ़ा और 3 जुड़ा। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 बढ़ गया और 3 ही जुड़ गया इधर आ गया। अभी कितना आ गया 123। अब देखो 123 की गुणा 8 से करो, फिर 3 से करो। देखो 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18 का 8 हासिल लगा 1, और 8 का 8 और 1 कितना हो गया 9, और प्लस के 3 ये जोड़ दो साहब। जब 3 हमने जोड़े तो ये कितना आ जाएगा 7 8 9, यानी 987 हमारा कितना आ रहा है 987 आ रहा है। देखो इसी प्रकार हम इन्हें गुणा भाग मतलब गुणा करके और जोड़ने के अगर अनुसार चलते चले आएँ तो ये हमारा क्रम बनता चला जाएगा। देखो अगला क्रम है हमारा ये 1 2 3, ये संख्या तो यहाँ तक आ गई। अब कितना हमने बढ़ाया 4, ये 8 तो सेम चल रहा है, 8 8 8 8 चल रहा है। अब जो 4 यहाँ पे बढ़ाया वो ही हमने क्या करा यहाँ पे जोड़ दिया भाई। जब इसे गुणा करते हैं हम 8 से 1234 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9872 आ जाएगा। कितना आएगा 9872 आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या करा 4 जोड़ा, 4 जोड़ दिया 6 7 8 9 आ गया ये, तो यही तो आ रहा है हमारा। तो इसी प्रकार यही क्रम हम आगे तक भी चला सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिरूप है। इसके अनुसार हम देखो अगला प्रतिरूप बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी हमने शुरुआत तुम्हें लिख दी है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो हमने क्या करा, जो 8 संख्या है उसकी जगह हमने कितनी 9 संख्या ली। 8 की जगह कितना कर दिया 9 लिया है,
और क्रम वही चलना है, बिल्कुल जैसे यहाँ चल रहा था वही क्रम चलना है। देखो अब क्या करा हमने, 9 से 1 की गुणा करी, 9 ही करना, 9 और 1 कितना आ गया 10, ठीक है। अब 12 से 9 की कर रहे हैं, देखो 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 ही करना 9 और 1 10, 108 आ गया। 108 और 2 ही है हमारा, कितना जब जुड़ जाएगा तो 110 आ जाएगा, यानी 110 आ गया। इसी क्रम को हम आगे चलाते हैं। देखो क्या करा हमने, 1 के बाद 2 बढ़ा, 2 के बाद कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, कितना 3, और गुणा 9 यही रहेगा और प्लस 3 यहाँ पे ये आ जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर हम इसे गुणा करके देखें तो 9 तिया 27 का 7, ठीक है, हासिल लगा कितना 2, 9 दूनी 18 2, 18 और 2 20 का 0, हासिल लगा 2, और 9 का 9 और 2 कितना होगा 11, ठीक है। यदि हम इसमें 3 और जोड़ दें तो 0 आ जाएगा और ये हमारा इतना आ जाएगा भाई। कहने का मतलब यह है कि एक डिजिट के बाद हमारा 0 आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद 0, फिर यहाँ पे 1 2 के बाद 0, फिर यहाँ पे 3 के बाद 0, ये सीक्वेंस हमारी बनती चली जाएगी। देखो यदि हम आगे तक लें और तो ये 3, फिर क्या बढ़ेगा हमारा 4 आ जाएगा, गुणा 9 प्लस 4। अब अगर हमें गुणा करने की अब कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं, क्योंकि ये एक मतलब जो अंक है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो अगर अगली जो गुणा करेंगे हम, ये आ जाएगा 3 तो 1 है, 1 और लगाओ और फिर 0 लगा दो भाई, ये चाहे हम गुणा करके देख सकते हैं, यही आने वाला है। देखो आगे देखते हैं, ये 24 सॉरी ये 1 2 3 4 तक हम कर लिया है, अब 5 आ जाएगा ये, और गुणा 9 प्लस 5 ही आ गया, ठीक है, बराबर। तो इसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें और 5 जोड़ दें तो देखो 1 2 3 4, 4 एक बार लिखे हुए हैं, 4 बार 1 1 लिखे हुए हैं, तो अगली बार कितना है 5 बार, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा प्रतिरूप पूरा हो जाता है। और आगे भी आप कोशिश करके देखना क्या ये सीक्वेंस बनता जा रहा है, या फिर 9 की जगह 7 6 5 लेके हम कोई और सीक्वेंस भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम ये प्रतिरूप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।